देख रहा है ऐसे बदतमीजी। देखो, लास्ट एस 29 प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट, ऐसे फटाफट इसका रिवीजन करता है। प्योर थियोरिटिकल एस है। तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें वैसे भी करते आए हैं। आपको जो टर्म नाम है इस एस का, उस नाम के मीनिंग को समझ लो। प्रोविजन क्या होता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, और कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, ये तीनों के ऊपर ही सारा कहानी है। प्रोविजन क्या होता है, हम प्रोविजन कब बनाते हैं, जब हमें आज लगता है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा या नुकसान होने वाला है, तो हमारे बुक्स में प्रोविजन बनाता है, राइट। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये सब क्या है, प्रोविजन क्या, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज ही पता है कि ड्यू टू पास्ट, यानी हमें पता है कि पुराने सालों में भी, लास्ट ईयर्स में भी हमारे कुछ डेटर्स बैड डेट्स हो गए थे, तो इसीलिए हम प्रोविजन बनाते हैं। लास्ट ईयर्स तक हमें पता है एवरी ईयर हम लोग को रिपेयर्स में खर्चा करना पड़ता है, व्हाइट वॉश वगैरह करवाना पड़ता है बिल्डिंग को, तो इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, द सेटलमेंट ऑफ विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जाएगा, या तो पैसा जाएगा या फिर एसेट जाएगा। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इसीलिए रिसोर्सेज वर्ड यूज हुआ। रिसोर्सेज का मतलब होता है इधर मनी और एसेट। इज इट क्लियर? इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बोडाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट which can be measured using substantial degree of estimation, और जिसको आप एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना रुपए का मुझे हमारे बुक्स में प्रोविजन बना लेना चाहिए, उसी को हम लोग प्रोविजन बोलता है। तो प्रोविजन इज बेसिकली अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ द पास्ट, जिससे फ्यूचर में मेरा रिसोर्सेज जाएगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, और उस कितना आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है उसको हम लोग मेजर कर सकता है यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। इज इट क्लियर? तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो है जो किसी फ्यूचर इवेंट्स या ट्रांजेक्शन के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब व्हेन इट से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। अब कंटिंजेंट के अंदर में भी दो चीज है, एक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन और एक होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हमारा हारने का चांसेस, हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने का चांसेस बहुत कम है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है ऑलमोस्ट 70 to 80%। 70 to 80% हमें पता है कि हम लोग हारेगा यदि कोर्ट केस, लेट्स से एग्जांपल ऑफ लॉ सूट, जो कि एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। हम लोग कोर्ट केस जीतेगा या हारेगा वो तो कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तभी पता चलेगा। सो इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जैसे कि बिल डिस्काउंटेड, आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, अब वो डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो भी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। तो जहां पे आपको लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है जिसका हाई चांसेस है कि आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लेकिन जहां पे हाई चांसेस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है? तो डेफिनेशन में ध्यान रखना थोड़ा सा चीज है, एक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन और एक है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स the occurrence of which depends upon happening or non-happening of one or more future events नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज, जिसमें एंटरप्राइज का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे क्रिकेट बैटिंग लगा दिया, क्रिकेट सट्टा खेल लिया तुम लोगों ने, ये टीम जीतेगा या वो टीम जीतेगा, अब उसके जीत हार पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको कंट्रोल, क्लियर है? अब वो जीत भी सकता है या हार भी सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। लेकिन लास्ट एक ओवर के, जैसे अभी पाकिस्तान पाकिस्तान यदि सेकंड बैटिंग करता है तो उसको 4.5 ओवर्स में सामने वाला टीम जितना भी बनाएगा उस टारगेट को चेस करना पड़ेगा, राइट। सपोज सामने वाला टीम 250 स्कोर करता है तो पाकिस्तान को 4.5 या 5.5 ओवर में चेस करना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। नाउ एक बात बताओ, यहाँ पे 5.5 ओवर में 250 रन चेस करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना, ये हो ही नहीं सकता। बट क्या इसका कंट्रोल हमारा है क्या? यदि हमने सट्टा खेल लिया, सपोज मैंने रुद्र के साथ सट्टा खेल लिया, रुद्र बोलता नहीं नहीं भैया पाकिस्तान फिर भी 5.5 ओवर में जीतेगा, क्योंकि इसके तो दिल और दिमाग में है ना पाकिस्तान। तो क्या हो गया,
तो ये तो बोलते हैं ना ना भैया फिर भी उन लोग मार देगा। मैं बोला ठीक है लग गया सट्टा। अब एक बात बताओ, रुद्र का तो श्योरिटी है ऑलमोस्ट 99%, ये हारेगा ही हारेगा। 1% फिर भी रखता है भाई, भगवान खुदा कुछ अनहोनी हो ही जाए, राइट। तो 99% जब इसका चांसेस है ये हारेगा ही, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, जो सट्टा तुमने खेला, नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज द सेटलमेंट ऑफ विच में रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बट यदि विच कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, यहाँ पे तो हम लोग पता कर पा रहा है कि रुद्र को कितना नुकसान होगा, तो इसलिए रुद्र अपने बुक्स में क्या बनाएगा, प्रोविजन बनाएगा, प्रोविजन बनाएगा। इज इट क्लियर। लेकिन कंटिंजेंट के केस में क्या होता है, यदि यदि आप लोग पता नहीं कर सकता है, पता नहीं कर सकता यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, हमारा ट्रांजेक्शन भी क्या हो गया, पता कर पाया। सुनो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया मेरा और रुद्र का, वो एक कंटिंजेंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि वो मैच होगा, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ऑलमोस्ट चांसेस था कि रुद्र हारेगा ही, 90% तक चांसेस, 99% तक वो, और हम लोग कितना रुपीस का सट्टा खेला था वो हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वैल्यू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हेंस हमारे बुक्स में आज ही उसके अमाउंट का प्रोविजन बना लेगा। लेकिन इफ आपको पता है 70 80 90% चांसेस है कि आप केस हारेगा ही, आपको पैसा चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन कितना देना है वो आप पता नहीं कर पा रहे हो, उस कंडीशन में हम प्रोविजन नहीं बनाते हमारे बुक्स में, जब हम वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग फिर कहां लिखते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं, इसका कभी अकाउंटिंग नहीं करते। इज इट क्लियर। समझ में आया व्हाट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन एंड व्हाट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। देन कंटिंजेंट एसेट क्या है, पॉसिबल है कि हम लोग जीत सकता है, पॉसिबल एसेट ड्यू टू पास्ट इवेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल कंफर्म ओनली अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। सिमिलरली कंटिंजेंट का डेफिनेशन ही बार बार लिखा है, बस आपको फोकस रहना है पॉसिबल ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर यहां तक। प्रोविजन में देखो क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हमें आज ही पता है कि फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, और यदि आप लोग उस मनी को मेजर कर पा रहा है यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन तो प्रोविजन बना लो। लेकिन आज ही पता है देना पड़ेगा, लेकिन आप मेजर नहीं कर पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू मेजर द अमाउंट विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, तब उसका कुछ नहीं करना, तब आप जस्ट नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दोगे एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर। ऑब्लिगेशन दो तरीके का, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है और एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है एविडेंस अवेलेबल है बैलेंस शीट डेट पे, हम लोग को पता है कि ये होना ही है एंड इज कंसिडर्ड प्रोबेबल, और चांसेस है होगा ही होगा वैसा, तब हम लोग प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए प्रोविजन बनाता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए प्रोविजन बनाता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब आज बैलेंस शीट डेट पे हमें आइडिया है, पता है, अंदाजा है, और उसको हम लोग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन मतलब सर्टेन फॉर्मूला कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू भी पता कर सकता है कि आने वाले समय में कितना नुकसान होने वाला है, तो उसका हम हमारे बुक्स में प्रोविजन बनाएगा। पॉसिबल एप्लीकेशन का मतलब है कि बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस तो है लेकिन वो प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल नहीं है मतलब पता नहीं है कि हम लोग का जाएगा ही जाएगा, पैसा आ भी सकता है, ऐसा चांसेस भी है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इसीलिए इसका अकाउंटिंग नहीं होता। इज इट क्लियर। देन कब आप अपने बुक्स में प्रोविजन क्रिएट करता है, प्रोविजन हम कब बनाते हैं, व्हेन इट हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज will flow to settle the obligation and a reliable estimation of amount can be made। सेम चीज जो ऊपर लिखा था वही चीज लिखा है कि आप अपने बुक्स में प्रोविजन कब बनाते हैं कोई भी चीज का, जब आपको आज ही पता है कि हमारा ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ चुका है कि फ्यूचर में देना ही पड़ेगा, एंड कितना देना है उसको आप वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तब हमारे बुक्स में हम लोग प्रोविजन क्रिएट करता है। जो भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी नाम का प्रोविजन। इज इट क्लियर। And contingent liability is not recognized in books, it is just disclosed in the notes to account except if it is remote, except if it is remote। छोटू सा अमाउंट है तो कोई बात नहीं, आप अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लो, बट अदरवाइज नॉर्मली देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज जस्ट डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। इज इट क्लियर। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट के लिए क्या करना है,
रिम्बर्समेंट आप अपने बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? जब वर्चुअली सर्टेन है कि रिम्बर्समेंट मिलेगा ही मिलेगा, तब आप क्या करो, रिकॉग्नाइज करो रिम्बर्समेंट अमाउंट एज सेपरेट एसेट जो आपको मिलने वाला है। नाउ व्हाट डू मीन बाय रिम्बर्समेंट? जैसे कि सपोज आर्टिकलशिप के अंदर में आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने गया, ठीक है, क्लाइंट का ऑडिट करने गया तो वहां पे आने जाने का खर्चा लगता है, खाने का कॉस्ट लगता है, बट आपके प्रिंसिपल ने बोला कि वो क्लाइंट की तरफ से रिम्बर्स्ड हो जाएगा, तब आप क्या करते हो, ठीक है, यानी मेरे को पैसा आना है क्लाइंट से, तो वर्चुअली सर्टेन है कि रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा ही, तब आप अपने बुक्स में उसको एज ए सेपरेट एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रिम्बर्समेंट को। बट रिकॉग्नाइज जो आप अपने बुक्स में रिम्बर्समेंट जो आपको मिलना है बुक्स में एज ए एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, जितना प्रोविजन आपने उसके लिए बना रखा था उससे ज्यादा आप अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। इज इट क्लियर? That was your AS 29 provision, contingent liability and contingent asset। एकदम छोटा सा AS था। इसके ऊपर आओ, एक या दो क्वेश्चन है आईसीआई का मॉड्यूल में, वो देख लेते हैं अपन। At the end of financial year ending on 31st of December X1, a company finds that there are 20 lawsuits outstanding। ईयर एंड में पता चला कि 20 कोर्ट केस पेंडिंग है, which have not been settled till the date, और अभी तक उसका कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है, ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डेट तक, यानी जब बैलेंस शीट बना रहा था तभी हमें पता था कि हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, और बोर्ड का अप्रूवल तक उसका कुछ पता नहीं चला कि हम लोग जीता या हारा। द पॉसिबल आउटकम एज एस्टिमेटेड बाय द बोर्ड। अब बोर्ड को लगता है कि इन टर्म्स ऑफ 5 केसेस 100% प्रोबेबिलिटी है हम लोग हारेगा ही, और बाकी 10 केसेस में उसको लग रहा है कि जीतने का चांसेस है 50%, ठीक है, और लूज होने का चांसेस है 40%, और हाई लूज करेगा तो हाई डैमेजेस देना पड़ेगा, 10% चांसेस है। रिमेनिंग 5 केसेस के लिए विन होने का सिचुएशन है 50%, लूज हुआ तो लो डैमेजेस पे करना पड़ेगा हम लोग को 30%, और लूज किया तो हाई डैमेजेस पे करने का पॉसिबिलिटी है 20%। आपको बताना है outcome of each case is to be taken as a separate entity, ascertain the amount of contingent loss and the accounting treatment in respect thereof। तो यहाँ पे अब अपन क्या करेगा, ये सारा का सारा क्या है, लॉस सूट एक कंटिंजेंट है, वो हमारे फेवर में आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पहले तो कंटिंजेंट का डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिससे फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, बट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, वो सारा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी वाइज कहानी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट 5 केसेस इज 100%, हेंस क्वेश्चन ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिंजेंट लॉस डज नॉट अराइज। जब हमें पता ही है 100% हम लोग जीते गए तो उसके लिए प्रोविजन बनाने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट के लिए क्या बोला, नेक्स्ट 10 केसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ नेक्स्ट 10 केसेस इज 50% एंड फॉर द रिमेनिंग 5 केसेस इज 50%। तो एज पर एस 29 क्या बोलता है, यदि आपको लगता है कि चांसेस बहुत कम है, आप उसके लिए प्रोविजन बनाओ, प्रोवाइडेड हम लोग वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता है। और यहाँ पे देखो कुछ कुछ केसेस में क्वेश्चन में रुपीस दिया हुआ है कि हारा तो कितना रुपए देना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो होना पड़ेगा कंटिंजेंट केसेस के लिए, बट आप यदि कॉस्ट ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि कितना रुपीस फ्यूचर में पे करना है, तो हम क्या प्रोविजन बनाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे तो हमें पता है, तो यानी एक्सपेक्टेड लॉस इन नेक्स्ट 10 केसेस, एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, 1,20,000, जिसका 40% चांसेस है, तो उतना 40% जितना आप अपने बुक्स में प्रोविजन बना सकता है, एंड 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपए। सिमिलरली 1 लाख का 30%, 2,10,000 का 20%, इतना रुपीस का हम लोग क्या कर सकता है, प्रोविजन या फिर एज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि 50% है ना, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग नहीं होता, तो क्या करेंगे, डिस्क्लोज कंटिंजेंट लाइबिलिटी on the basis of maximum loss will be highly unrealistic।
देयरफॉर द बेटर अप्रोच क्या करेगा हम लोग, जो जितना परसेंटेज चांसेस है उतना परसेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग दिखाएगा कि हमारे बुक्स में नहीं सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स में कि इतना कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो सकता है। इज इट क्लियर? आप लोग ऐसे मत लिख देना कि 1,20,000 इंटू 10, 2 लाख सॉरी इंटू 5, 2 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 5, 2,10,000 इंटू 5, इतना ज्यादा लॉसेस, इतना ज्यादा हम लोग को पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में। नोट्स टू अकाउंट्स में मत लिख देना, यूजर का दिमाग खराब हो जाएगा। बोलता है इसका मतलब आपका कोई चांसेस है ही नहीं जीतने का, बल्कि प्रोबेबिलिटी तो है ना 50% जीतने का। तो हम लोग क्या करेगा, जितना प्रोबेबिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे बुक्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी को दिखाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? इसको अच्छे से देख लो फटाक से। आगे चले। हाँ सर, हम तो वैसे ही किया था इसको। हम पहले परसेंटेज, मतलब जो जनरल मेरा माइंड सेट गया था कि पहले परसेंटेज से वही कर लो। करना होता है हमको, हाँ वही एक लाख करना चालीस होता है। हजार आ रहा था, तो वैसे ही किया। कंसोलिडेटेड वे में कर सकता है ना इसको, कि हाँ हम लोग का कर सकते, एक्सपेक्टेड बस लॉस। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ केसेस कर देना। ठीक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, Exox Limited is in the process of finalizing its accounts for the year ended 31st March. The company seeks your advice on the following. The company's sales tax assessment for the year X1 X2 has been completed on 14th of February X4, यानी X1 X2 में है जिसका असेसमेंट कंप्लीट हुआ है X4 में, with a demand of 2.76 crore. The company paid the entire due under protest without prejudice to its right of appeal. The company files its appeal before the appellate authority, wherein the grounds of appeal covered tax and addition made in the assessment order for a sum of 2.10 crores. पहला बात है, तुम लोग को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। बाउंसर, बाउंसर जिस बोलो पे कुछ समझ डंडी नहीं में करेगा। आया? हाँ? ये ऐसे ही होगा, पहले अरे देखो पे क्या कर हुआ, दिया उसके हम बाद अपील किया है, ऐसा हुआ ना। पहले ऑब्लिगेशन हाँ चुका दिया, डिमांड मतलब नोटिस आया कर हम दिया, फिर लोग खड़ा अपील। है 31st March 2022 में, राइट? अब हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 14 February 2024। उसका एक सेल्स टैक्स असेसमेंट चल रहा था जिसमें गवर्नमेंट ने डिमांड रेज किया 2.76 करोड़। अब उसने क्या किया, 2.76 करोड़ का गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, लेकिन उसको पेमेंट करने के बाद हायर अपील में चला गया। द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट। बोलते हैं हम इसका आगे जाएगा, केस करेगा आपके ऊपर, ये ध्यान रखना। अभी तो ले लो वरना हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन हम आप पे केस करेगा और केस जीत गए तो ये सारा पैसा इसको वापस मिल जाएगा। ऐसा ही होता है असेसमेंट के केस में, आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ता है फिर आप अपील करते रहो। द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट विदाउट प्रिजुडिस टू इट्स राइट ऑफ अपील। उसका राइट ऑफ अपील नहीं गया इससे, बोलते हैं हम अपील तो करेगा। आपको 2.76 करोड़ का डिमांड रेज किया, उन्होंने गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया, अपील फाइल कर दिया बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, जहां पे उसने बोला वेर इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील उसने बोला कि जो ये टैक्स कवर कर रहा है ऑन एडिशन मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर फॉर ए सम ऑफ 2.10 करोड़। वो बोलता है कितना, ये 2.10 करोड़ क्या चीज का आप लोग एडिशन किया है, ये होना ही नहीं चाहिए मेरा। इसका मतलब देखो डिमांड है 2.76 करोड़ और वो अपील कर रहा है 2.10 करोड़ के लिए, यानी डिफरेंस वैल्यू तो वो एग्री कर रहा है। तो डिफरेंस वैल्यू जो हमने पे किया है
डिफरेंस वैल्यू जो हमने पे किया है वो तो डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये 2.10 करोड़ हमने जस्ट गवर्नमेंट अकाउंट में डाल रखा और इसका अपील चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो इसको हम लोग सेपरेटली लोन्स एंड एडवांसेस के नाम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा, और ये हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है। हो सकता है कि ये पैसा हमें नहीं मिले, यदि अपील हमारे अगेंस्ट में चला गया, एपीलेट अथॉरिटी ने हमारे अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, फिर तो ये रोकड़ा वापस नहीं आने वाला, तब ये मेरा क्या बन जाएगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इसको मुझे खर्चा दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, 2.76 एंड 2.10 का जो डिफरेंस है उसको तो करंट ईयर में चार्ज कर दोगे पीएनएल में, एंड डिफरेंस बाकी जो 2.10 करोड़ है उसको हम लोग एज ए एसेट लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाएगा, और नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा देगा कि 2.10 करोड़ का हमने एपीलेट अथॉरिटी में केस कर रखा है अगेंस्ट द डिमांड रेज्ड फॉर द सेल्स टैक्स असेसमेंट। क्लियर है, समझ में आया अब? सर हाँ कंटिंजेंट लायबिलिटी जैसे आप बोला उसको लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाने के लिए, वो तो हम लोग ऐसे ही मतलब बॉक्स से बाहर दिखाता है ना, बैलेंस शीट के बाहर के हमारा ये कंटिंजेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी बाहर दिखाएगा, लेकिन 2.10 करोड़ जो एक्चुअल में पे किया उसका अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो अलग तो वैसे लोन गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया होगा, अब गवर्नमेंट अकाउंट एक्चुअल में मेरा खर्चा थोड़ी ना, मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि मेरा असेसमेंट इतना एडवांस इतना टैक्स मेरे को देना है। उन्होंने जो ऐसे ऑर्डर रेज किया है, डिमांड रेज किया, मैं उसको मान ही नहीं रहा हूँ, तो जब मैं मान ही नहीं रहा हूँ तो मैं उसको अपने बुक्स में एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तो समझ में मतलब आया? एंट्री ऐसा हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट, एक सेकंड सर, गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू टू पीएल, और टू फिर वो जो, गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है समझ गया। क्लियर है? प्रॉफिट थोड़ी हुआ है तेरे को। अरे हाँ सॉरी। ये तो सरकारी आदमी है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ वेज एग्रीमेंट इन May 2000X2 whereby the labor union has accepted a revision in wage from June X1। वे नारेबाजी चल रहा था हम लोग का, भत्ता बढ़ाओ, सैलरी ज्यादा दो, वेजेस एक्स्ट्रा दो। ठीक है भाई, कंपनी बाद में हार मान गया। मई में कंपनी ने बोला ठीक है भाई साहब, आपको जून से लेके अभी तक हम लोग रिवाइज्ड वेज देगा। The agreement provided that the hike till May X2 will not be paid to the employees but will be settled to them at the time of retirement। बोलता है ये जो जून X1 से लेके मई X2 के तक जितना आपको एक्स्ट्रा वेजेस मिलना है वो हम आपको अभी नहीं देगा। उसमें भी कंपनी खेल दिया, वो बोलता है कब देगा, रिटायरमेंट के टाइम देगा, यानी टिल रिटायरमेंट तक आपको काम करना पड़ेगा उस कंपनी में। द कंपनी एग्रीज टू डिपॉजिट द एरियर्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय September X2। अब कंपनी बोलता है ये जो है डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट बॉन्ड में, ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो पे करना है, जो आप लोगों को पे करना है, तो ये तो क्या हो गया, इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। क्लियर है? हाँ तो सर। बोलता है हम लोग उसको गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल के छोड़ दे, वो तो ठीक है, लेकिन पिछले सालों का खर्चा भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। पिछले साल का एक्सपेंस बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? जून X1 से लेके X2 का जो वेजेस बढ़ाया है आपने, माना वो पैसा अलग से साइड करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जून X1 से लेके मार्च X2 का पीरियड का जो खर्चा है उसको करंट ईयर में बुक करना पड़ेगा एज ए प्रायर पीरियड आइटम। ये तो प्रायर पीरियड आइटम हो गया ना, ये तो हाँ, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव। वही, ये तो प्राइवेट पे टाइम हो गया। तो बस उसके अकॉर्डिंग करेगा। प्रोविजन कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। प्रोविजन करंट है ईयर नहीं, जब आप में अपने को टोटल पता ही वैल्यू है पता ही खर्चा। है, उस वैल्यू हाँ, को अलग से हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया। तो ना तो कंटिंजेंट एसेट है ना कंटिंजेंट लायबिलिटी है। जो जून से लेके मई तक का जो हाइक्ड वेजेस है उसको करंट ईयर में हम लोग एक्सपेंस चार्ज करेगा एज ए प्रायर पीरियड आइटम। इज इट क्लियर? जून से लेके मार्च तक, नॉट करंट ईयर का, अप्रैल और मई तो करंट ईयर का रह गया, प्रीवियस ईयर वाला जितना है उसको हम लोग प्रायर पीरियड आइटम बोल के दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना ही था 17, अपना एस। क्या चीज? 17 बुक का। बुक का 17।
ठीक है। An organization operates an offshore oil field where its licensing agreement required to remove the oil rig at the end of production and restore the seabed। मतलब उसको क्या हुआ, लाइसेंस मिला ऑयल फील्ड, ऑयल निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बोलता है जिस दिन खत्म होगा एंड ऑफ प्रोडक्शन उसको वापस से जैसा था वैसा करके देना है। 90% of the eventual cost relate to the removal of the oil rig and restoration of damage caused by building it, and 10% arises through the extraction of oil. At the balance sheet date, the rig has been constructed, but no oil has been extracted. With reference to AS 29, how would you deal with this in the annual accounts of the company at the balance sheet date? तो AS 29 क्या बोल रहा है, जब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसी दिन हम लोग को पता है, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि फ्यूचर में अपने को वापस ठीक करके देना पड़ेगा ना, उनको ऑयल रिग को रिपेयर करके देना पड़ेगा। तो यदि आप लोग कितना खर्चा लगने वाला है उसको एक एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर सकता है विद द प्रॉपर वे में, तब हम लोग क्या करेगा, आज ही अपने बुक्स में उसको प्रोविजन बना लेगा। आई बात समझ में? ये तो डीकमीशनिंग कॉस्ट हो गया। हाँ राइट, वेरी गुड कली, वेरी 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 गुड। सर का मैंने रंग लाया फाइनली। ये मेहनत एग्जाम में काम आना चाहिए बस। देखो एक्सट्रैक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना, जो आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करोगे उसके लिए जो खर्चा लगेगा उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपको जो रिपेयर करके देना है उसके लिए तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना। ये तो करंट हो गया। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ 90% ऑफ द इवेंचुअल कॉस्ट दैट टू द रिमूवल ऑफ द ऑयल रिग एंड रिस्टोरेशन। 90% तो वापस हम लोग को ठीक करके देना पड़ेगा ना, जो बर्बादी किया है आपने बिल्डिंग और ऑयल रिग का, तो उसके लिए आज ही अपन प्रोविजन बना लेगा। इज इट क्लियर? क्लियर हाँ 6? सर। तो प्रोविजन का डेफिनेशन लिखना और लिख देना कि जितना प्रोबेबल है कि इतना पैसा जाना है उतना हिसाब का प्रोविजन हम लोग आज ही अपने बुक्स में क्रिएट करके छोड़ देगा। इज इट क्लियर? So with this we cover our entire AS 29 provisions, contingent liabilities and contingent asset। कोई डाउट है तो पूछ लो।